वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। आज मैं एसएससी जेई 22 जनवरी 2018 मैकेनिकल का पेपर लेके आया हूँ। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो को जाके देखें। और आज मैं उसका पार्ट 2 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 से 45 तक डिस्कस करेंगे। यह क्वेश्चन जो भी डिस्कस करेंगे यह अदर कम्पिटिटिव एग्जाम मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे एनसीएल, पिजाग स्टील, यूपीएससी और स्टेट पीएसयू एंड अदर एग्जाम जिसमें मैकेनिकल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोजाना अपडेट पाने के लिए अभी ज्वाइन करें। अगर अभी तक आप फेसबुक पेज से नहीं जुड़े तो इस लिंक पर क्लिक करके फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो इस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से भी नहीं जुड़े तो इस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं टेलीग्राम ग्रुप और चैनल में दोनों में मैं करंट अफेयर पर डे 5 पोस्ट करता हूँ, प्लस मैं क्विज भी डिस्कस करता हूँ। क्विज पोल के बेसिस पे क्विज भी डालता हूँ। पर डे 3 से 4 क्विज डालता हूँ। यहाँ से आप करंट अफेयर और जीके भी सीख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 521, द सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ द कॉलम। तो सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है? तो सिलेंडरनेस रेशियो जो होता है क्या होता है? इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम बाय लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, तो आपको क्या पता रखना कि जो सिलेंडरनेस रेशियो होता है कॉलम का क्या होता है? इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम डिवाइड बाय लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। तो पूछा है कि सिलेंडरनेस रेशियो जो है किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली? तो इफेक्टिव लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑप्शन ए में। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन जो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव लेंथ से कोई मतलब नहीं है, स्क्वायर ऑफ लिस्ट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं है। या तो डायरेक्टली इफेक्टिव लेंथ से प्रोपोर्शनल या तो इनवर्सली लिस्ट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेनकाइन थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर। देखिए, रेनकाइन थ्योरी जो होता है वो बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम के लिए होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। ठीक है, अब रेनकाइन थ्योरी क्या होता है? तो 1/P इक्वल टू 1/PC प्लस 1/PE। अब P क्या है? P जो क्या है? क्रिपलिंग लोड। ठीक है, और PC क्या है? तो PC क्या है? अल्टीमेट लोड फॉर स्ट्रट। ठीक है, अल्टीमेट लोड फॉर अ स्ट्रट। ठीक है, आप बोलेगा PE क्या है? तो यूलेरियन लोड फॉर स्ट्रट, ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 523, विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन इज इनकरेक्ट अबाउट लॉन्ग कॉलम। तो लॉन्ग कॉलम के लिए एजम्पशन क्या क्या होना चाहिए? देखिए, पहला क्या हुआ? पहला एजम्पशन आपको ये पता है, मटेरियल जो होता है, मटेरियल वो क्या होता है? मटेरियल जो होता है होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक होता है। ठीक है, और वेट ऑफ कॉलम को जो होता है नेगलेक्ट करते हैं। दूसरा क्या है? वेट ऑफ कॉलम इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, तीसरा जो कंक्लूजन, तीसरा जो होता है एजम्पशन, कॉलम जो होता है वो बिहेव करता है इलास्टिकली। कॉलम बिहेव्स लाइक इलास्टिकली। ठीक है, कॉलम जो होता है इलास्टिकली की तरह बिहेव करता है। और लोड एक्ट परफेक्टली एक्सियल। जो लोड होता है, चौथा क्या है कि जो लोड होता है, वो एक्ट करता है परफेक्टली एक्सियली एंड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कॉलम सेक्शन से पास करता है और परफेक्टली एक्सियल होता है, एक्ट करता है। ठीक है, तो ये चार इसका एजम्पशन होता है। लेकिन इसको पूछा इनकरेक्ट क्या होता है। देखिए, द कॉलम बिहेव इलास्टिकली, ये तो आपका राइट है। ठीक है, द लोड एक्ट परफेक्टली एक्सियल एंड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कॉलम, ये भी सही है। द वेट ऑफ द कॉलम इज नेग्लेक्टेड, ये भी सही है। तो बचा क्या? डी, द मटेरियल इज नॉन होमोजीनियस एंड एंसियोट्रोपिक। लेकिन मटेरियल जो होता है होमोजीनियस होता है, आइसोट्रोपिक होता है। ऑप्शन 4 जो है आपका इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑन द वॉल ऑफ द थिन सिलेंडर?
इफ इट हैज़ डायमीटर ऑफ डी एंड थिकनेस टी एंड गेज प्रेशर पी इन द सिलेंडर इज पी। ठीक है, तो सिग्मा सी जो होता है क्या होता है, सरकम्फ्रेंशियल और हुप स्ट्रेस बोलते हैं, जिसका वैल्यू होता है पी डी बाई टू टी, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो होता है वो होता है पी डी बाई 4t। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होता है 1/2 सिग्मा सी माइनस सिग्मा एल। ठीक है, ये हुप स्ट्रेस हो गया, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो गया। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि जो पी होता है, पी मतलब कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है, देखिए द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑन द वॉल ऑफ द थिन सिलेंडर, तो वॉल में क्या लगेगा, तो लॉन्गिट्यूडनल नहीं लगेगा, सिर्फ सरकम्फ्रेंशियल लगेगा। तो क्या हो जाएगा पी डी बाई, ठीक है, पी डी बाई 40 हो जाएगा। ठीक है, इसका लॉन्गिट्यूडनल जो होगा, मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो होगा वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पी डी बाई 40 यानी कि ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा, 24 का ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन द थिन सिलेंडर सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर हैविंग हुप स्ट्रेसेस 200 मेगापास्कल एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड पॉइजन रेशियो। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसमें क्या दिया है 200 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें मिसिंग हो गया इंग्लिश में, हिंदी में दिया 200 गीगा पास्कल। तो आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है पी डी बाई 4TE 5 माइनस 4 म्यू। ठीक है, तो यहाँ से क्या दिया हुआ देखिए, हुप स्ट्रेसेस दिया हुआ। हुप स्ट्रेसेस मतलब क्या, हुप स्ट्रेसेस दिया मतलब पी डी बाई 2T आपका दिया हुआ है, कितना दिया है 200 मेगापास्कल। ठीक है, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है, तो यहाँ पर पी डी बाई 2T का वैल्यू निकाल देंगे, तो हाफ लिख दो इसको, और पी डी बाई 2T अलग कर दो, डिवाइड बाई 1/E कर दो, और 5 माइनस 4 म्यू कर दो, तो 1/2 हो गया। और पी डी बाई 2T को क्या लिख सकते हैं 200 लिख सकते हैं, और 1/E को क्या लिख सकते हैं 200 गीगा पास्कल यानी 10⁻3, और यहाँ पर 5 और म्यू का वैल्यू दिया 0.25 यानी कि 1 हो जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 2/1000, यानी कि ऑप्शन आपका 2 ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। इसी तरह आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स आर रिमूव। जब कोई भी चीज़ को हम एक्सटर्नल फोर्स को लगाएंगे और उसको अगर रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, इलास्टिकली वो अपना रिगेन शेप को रिगेन कर लेगा। तो क्या होता है उसको प्रॉपर्टी बोलते हैं इलास्टिसिटी, यानी कि ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, द करेक्ट शियर फोर्स डायग्राम फॉर कैंटिलीवर बीम विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द लेंथ ऑफ बीम। तो मान लीजिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इस तरह होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कैंटिलीवर बीम है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसमें क्या होता है कि जो देखिए अब आपको पता करना चाहिए, मान लीजिए ए मानते हैं इसको और बी मानते हैं। ठीक है, इसका लेंथ अगर मान लेते हैं एल है, ठीक है, तो हॉरिजेंटल फोर्स इसका क्या है डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर। तो हॉरिजेंटल फोर्स, सम ऑफ हॉरिजेंटल फोर्स क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, और सम ऑफ हॉरिजेंटल फोर्स, मान लीजिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पर क्या लगेगा डब्ल्यू एल लगेगा, और यहाँ पर क्या लगेगा R1, और इधर से क्या लगेगा रिएक्शन R2। तो हॉरिजेंटल फोर्स यानी कि R2 0 हो गया, और वर्टिकल फोर्स समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स जो होगा वो भी 0 होना चाहिए। तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0 होगा यानी क्या हो जाएगा R1 माइनस WL इक्वल टू 0, यानी कि R1 इक्वल टू WL हो गया। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए dF/dx जो होता है क्या होता है -W, मैंने रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्शन इक्वल टू लोडिंग होता है माइनस ऑफ लोडिंग। तो इससे क्या होगा कि अगर इसका हम डायग्राम बनाते हैं तो इसका अगर डायग्राम हम इस तरह बनाएंगे शेयर फोर्स का, यानी कि Vx हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा x, तो इसका जो होगा इस तरह बनेगा, इस तरह नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप जो है क्या dF/dx नेगेटिव में, तो आपका इस तरह बनेगा, यानी कि ऑप्शन जो है 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 27 का 1। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर कैंटिलीवर बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड फ्रॉम 0 एट फ्री एंड W यूनिट पर लेंथ एट द फिक्स्ड एंड। तो मान लीजिए इस तरह का कोई डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, इस तरह करके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और एंड पे जो होगा मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ लोड हो जा रहा है इस तरह। तो इस तरह अगर सॉल्व करेंगे
तो मान लीजिए ए है और बी है, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए पे जो आएगा आप सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा, और बेंडिंग मोमेंट एट बी पे जो भी आएगा बाउंड्री कंडीशन लेके आप इसको सॉल्व करेंगे तो मोमेंट एट ए 0 आएगा, मोमेंट एट बी जो आएगा -WL²/6 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आ रहा है कि नेगेटिव मैंने स्लोप जो पैराबोलिक होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव स्लोप के साथ पैराबोलिक होना चाहिए, और यहाँ पर मोमेंट 0 होना चाहिए और यहाँ पर मोमेंट मैक्सिमम होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन 3 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा। 29, a rod of dimension 20 mm into 20 mm is carrying an axial tensile load of 10 kN, the tensile stress। तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस जो होता है लोड अपॉन एरिया होता है, लोड अपॉन एरिया। स्ट्रेस क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। तो स्ट्रेस क्या है, एक 10 किलो न्यूटन है, ये लोड 10 किलो न्यूटन, एरिया क्या है 20 × 20, तो क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 4 यानी 25 न्यूटन पर mm²। और 1 न्यूटन पर mm² को पास्कल बोलते हैं। 1 पास्कल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन पर mm²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 25 पास्कल आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 530, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन फॉर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड शाफ्ट। तो देखिए इस तरह का कोई एक शाफ्ट है, तो ये हो गया एक्स एक्सिस, इधर हो गया वाई एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस। तो अलोंग सेंट्रल एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, जैसे मान लीजिए आई एक्स एक्स और आई वाई वाई जो होता है πd⁴/64 होता है, लेकिन हमको निकालना क्या है आई जेड जेड निकालना। तो परपेंडिकुलर थ्योरम एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों को ऐड करेंगे तो हाफ हो जाएगा, तो πd⁴ 32 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रिपल पॉइंट ऑन पीपी डायग्राम। तो पीपी डायग्राम में जब भी बनाएंगे इस तरह पीपी डायग्राम, तो पीपी डायग्राम में ट्रिपल पॉइंट बनेगा इस तरह बनेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, और ई वाला जो लाइन है इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल लाइन, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रिपल लाइन। तो ट्रिपल लाइन होता है, यहाँ पर क्या है ट्रिपल लाइन होता है, ट्रिपल लाइन, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंट्रोपी इज ट्रू। ठीक है, तो इंट्रोपी क्या होता है कि इंट्रोपी इसमें ट्रू क्या है, तो इंट्रोपी जो होता है इन सब्सटेंस इन ए सॉलिड फेज, देखिए सब्सटेंस इन ए सॉलिड फेज एज ए लीस्ट इंट्रोपी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज इन सॉलिड में क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होता है, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इट्स स्ट्रक्चर हैज ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन, इसी कारण जो होता है ये आपका इन सब्सटेंस इन सॉलिड फेज हैज ए लीस्ट इंट्रोपी। तो ऑप्शन 3 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द COP ऑफ कार्नोट इन रेफ्रिजरेशन इज 4 देन द थर्मल इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज। तो इफिशिएंसी जो होता है, इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन की बात करेंगे तो 1/COP होना चाहिए, COP ऑफ हीट इंजन, COP ऑफ हीट इंजन होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि COP का हीट इंजन क्या होता है, तो 1/COP ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है। ठीक है, ठीक है, तो हीट इंजन हो गया। तो एक मिनट, इफ द COP ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेशन दिया हुआ है तो इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन निकालना है। तो इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन क्या हो जाएगा, तो COP ऑफ यहाँ पर हीट पंप होना चाहिए, COP 1/COP ऑफ हीट पंप। तो 1/C हीट पंप क्या होता है 1 + COP ऑफ रेफ्रिजरेशन, तो 1/1 + 4 यानी कि 1/5। तो 1/5 जो होगा आपका 0.2 के बराबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर लिमिट, मान लीजिए टेम्परेचर लिमिट जो है मान लीजिए 300 है और इधर 300 है और इधर जो है 150 है, 150 केल्विन। यहाँ पर Q1 आ रहा है और यहाँ पर Q2 आ रहा है और यहाँ पर जो है वर्क आउटपुट हो रहा है। ठीक है, तो इंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग हीट एडिशन, देखिए इंट्रोपी चेंज जो होता है हीट एडिशन के टाइम में, जब हीट ऐड कर रहे हैं, हीट एडेड के टाइम में जो इंट्रोपी चेंज होगा वो क्या हो जाएगा Q1/T1। T1 कितना है 300, ये जो दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है 1 किलो जूल दिया हुआ, 1 किलो जूल केल्विन दिया हुआ। तो Q1 इक्वल टू हो जाएगा 300 किलो जूल, यहाँ से Q1 निकल गया। और इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट जो होता है 1 - T2/T1 होता है, तो रिवर्सिबल है कार्नोट इंजन, मतलब क्या रिवर्सिबल होता है, तो 1 - Q2/Q1 लिख सकते हैं।
ठीक है। और इफिशियंसी जो दिया हुआ इफिशियंसी हमको पता नहीं थी, यहाँ से क्या निकालेंगे 1 माइनस क्यू टू, 1 माइनस क्यू टू यानी कितना, अब क्यू टू को T2/T1 लिख सकते हैं, तो 150/300, यहाँ से क्या आ जाएगा, तो इस इफिशियंसी जो आएगा 0.5 के आसपास आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। तो इफिशियंसी क्या होता है, वर्क डन बाई हीट सप्लाई, और वर्क डन बाई हीट सप्लाई और इफिशियंसी कितना है 0.5, ठीक है। तो यहाँ से वर्क निकल जाएगा, तो वर्क कितना हो जाएगा, Q1 कितना 300, यानी कि 150 किलो जूल आपका राइट आंसर हो जाएगा, माने 150 किलो जूल, यानी कि ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, अ हीट इंजन वर्किंग बिटवीन अ सोर्स टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सोर्स टेम्परेचर मान लीजिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं 473 केल्विन, ठीक है। यहाँ से Q1 हीट, और यहाँ पर हो गया आपका हीट इंजन, और यहाँ से Q2 निकलेगा हीट, और जो टेम्परेचर होगा यहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में करेंगे तो 398 केल्विन, और यहाँ पर वर्क प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है कि वर्क डन फॉर दिस इंजन इज इक्वल टू, वर्क जो इंजन वर्क देगा फॉर द इंजन, मैंने Q1 जो होगा, यानी कि वर्क जो दे रहा है, क्या दे रहा है कि W, यानी कि W इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो W इक्वल टू 0 दिया है, तो जब W 0 हो गया तो Q1 इक्वल टू Q2 हो जाएगा, Q1 इक्वल टू Q2 हो जाएगा। जब Q1 इक्वल टू Q2 हो जाएगा तो हम क्लोसियस पूछा है कि डज दिस सेटिस्फाई इनइक्वलिटी ऑफ क्लोसियस, तो क्लोसियस का क्या होता है इनइक्वलिटी, dQ/T इज लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम dQ/T निकालेंगे, तो अगर मान लीजिए जब हीट रिजेक्ट कर रहा है, हीट एब्जॉर्व करेगा तो इंटर प्लस हो जाता है, यानी कि जो पहला केस में लेंगे एक में प्लस लेंगे और एक में माइनस लेंगे, क्योंकि एक में रिजेक्ट कर रहा है, एक में इंटर कर रहा है। तो इसको हम 473 और प्लस 5/398, तो यहाँ से क्या होगा, जो वैल्यू आएगा वो कि पॉजिटिव ही आएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। जब भी डेल ई ग्रेटर देन 0 आएगा, इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये जो होगा स्टेटमेंट नो, ऑप्शन 2 जो होगा आपका राइट होगा, इनइक्वालिटी कभी पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। अब हीट कैपेसिटी रेशियो दिया, मतलब CP/CB दिया हुआ है, CP/CB 2 दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि गामा का वैल्यू दिया हुआ है, और अगर मैक्सिमम वर्क आउटपुट रहता है, मैक्सिमम वर्क आउटपुट के केस में T2 जो होता है √T1 माइनस T3 होता है, तो यहाँ से हम T2 निकाल सकते हैं। T1 दिया हुआ है, T1 कितना दिया है 200, और यहाँ 1800, तो यहाँ से T2 निकल जाएगा आपका 600 केल्विन, ठीक है। अब एक चीज़ पता होना चाहिए कि T2/T1 इक्वल टू V1/V2 की पावर गामा-1 होता है, ठीक है। और यही तो V1/V2 को तो बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो, तो कंप्रेशन रेशियो गामा का वैल्यू कितना दिया है 2, 2 - 1 यानी कि 1, 2 - 1 यानी कि 1, या T2/T1, T2 कितना है 600 डिवाइडेड बाई T1 कितना दिया हुआ है, T1 दिया हुआ क्वेश्चन में 200 यानी कि 3, कंप्रेशन रेशियो आपको कितना आएगा 3, यानी कि ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37, इन एन ऑटो साइकिल एयर कंप्रेशन फॉर 3 लीटर टू 2.4 लीटर, ठीक है। तो V1 जो दिया हुआ है, V1 3 लीटर, तो 3 लीटर को हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻³ मीटर क्यूब, और V2 जो दिया हुआ है 2.4 लीटर, तो इसको भी 2.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो V1 और V2 दिया हुआ है, और प्रेशर भी दिया हुआ है, ठीक है, V1 V2 भी दिया, प्रेशर भी दिया है। तो आपको पता होना चाहिए एक चीज़ फॉर्मूला होता है इसमें, निकालना क्या है, नेट आउटपुट पर साइकिल इज 400 किलो जूल, यानी कि 400 किलो जूल दिया हुआ, तो नेट वर्क आउटपुट दिया हुआ, तो मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो आपको पता होना चाहिए वर्क आउटपुट जो होता है, नेट वर्क आउटपुट जो होता है इक्वल टू होता है मीन इफेक्टिव प्रेशर इंटू स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ से मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना है, तो वर्क आउटपुट बाय स्वेप्ट वॉल्यूम V1 माइनस V2, तो वर्क आउटपुट जो है कितना है 400, और यहाँ से करेंगे तो 3 माइनस 2.4 कॉमन ले लिए 10⁻³ इसको अगर सॉल्व करेंगे, ये क्या है किलो में, ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.6667 मेगापास्कल, तो ऑप्शन आपका 3 राइट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन का आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, द कंबसन इन कंप्रेशन इग्निशन इंजन क्या होता है।
तो कंप्रेशन इग्निशन इंजन में क्या होता है, किस तरह का होता है कंप्रेशन। तो देखिए हाई कंप्रेशन ऑफ एयर, अगर हाई कंप्रेशन ऑफ एयर, जब एयर को ज़्यादा कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, एयर जो होगा वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर पहुंच जाएगा और फ्यूल जो होगा इंटर करेगा इंजेक्टर में और कंबसन टेक्स प्लेस होगा, तब उस टाइम कंबसन होगा और उस कंबसन को बोलते हैं हेट्रोजेनियसली कंबसन होता है, यानी कि ऑप्शन 1 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, एयर को हम हाईली कंप्रेस करेंगे, जब एयर को हम हाईली कंप्रेस करेंगे तो एयर जो होगा वो अटेंड कर लेगा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, तो फ्यूल इंटर करेगा इंजेक्टर में और कंबसन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो कंबसन स्टार्ट होता है उस कंबसन टेक्स प्लेस हेट्रोजेनियसली होता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 539, विच रिलेशन इज द बेसिस ऑफ मोलियर डायग्राम। तो मोलियर डायग्राम का जो एचएस डायग्राम होता है, एचएस का इस तरह होता है मोलियर चार्ट में, ठीक है। इसको बोलते हैं सेचुरेटेड लिक्विड होता है, और ये होता है सेचुरेटेड वेपर लाइन, ये बोलता है क्रिटिकल पॉइंट, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। जहाँ पर ना लिक्विड होता है ना बेस, दोनों कंबाइन कर जाता है, उसी को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, मैंने सबमर्ज कर जाता है, लिक्विड ना बोल सकते हैं ना वेपर बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो टीडीएस इक्वेशन होता है, टीडीएस इक्वल टू होता है DH माइनस VdP। तो अब आप क्या पूछ रहा है, डेल्टा H बाई डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, तो क्या होगा टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। क्यों, देखो अगर मान लीजिए कांस्टेंट प्रेशर लिए, जब कांस्टेंट प्रेशर लिए तो ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा H बाई डेल्टा H बाई डेल्टा S चला जाएगा, सीधा S होगा यहाँ पर एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू टेम्परेचर, तो ये आपका रिलेशन होगा। तो यानी कि ऑप्शन 1 जो है आपका, ऑप्शन 4 डेल्टा H बाई डेल्टा S एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू टेम्परेचर, ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला होल्ड ट्रू फॉर ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, मास ऑफ वेपर टू द मिक्सचर ऑफ लिक्विड, यानी मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड होता है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस विल प्रोड्यूस द हाईएस्ट इफिशियंसी इन एन आइडियल ऑटो साइकिल फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो। तो जब सेम कंप्रेशन रेशियो होता है तो इफिशियंसी जो होता है ऑटो साइकिल का 1 - 1 बाई R टू दी पावर गामा -1, यानी कि कंप्रेशन रेशियो गामा हीट कैपेसिटी रेशियो, गामा को बोलते हैं हीट कैपेसिटी रेशियो। तो हीट कैपेसिटी रेशियो जिसका ज़्यादा होगा उसका एफिशिएंसी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा गैस के लिए हीट कैपेसिटी रेशियो सबसे ज़्यादा होता है, तो हीलियम का सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन ए मोलियर डायग्राम द आइसोथर्म इज इन सुपरहीटेड रीजन एट लो प्रेशर बिकम्स, तो क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 543, इफ हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम इज 0 देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज होल्ड ट्रू, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए T1 टेम्परेचर है, हीट रिजेक्ट हो रहा है, यहाँ पर हीट Q2 हो जाएगा और यहाँ पर वर्क निकलेगा, यहाँ पर T2 हो गया, ये आपका साइकिल बन गया, ठीक है। फिर बोल रहा है कि इफ़ द हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम इज 0, तो सिस्टम से जो हीट निकल रहा है यानी कि Q2 0 हो गया। जब Q2 0 हो गया तो Q1 इक्वल टू W हो जाएगा, तो Q1 इक्वल टू W हो गया, मतलब क्या, माने एक ही रिजर्वेयर से डायरेक्ट काम हो रहा है, दूसरा रिजर्वेयर की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तब इसमें क्या होगा, वायलेशन मतलब केल्विन फ्लैंक्स लॉ को वायलेट कर दे रहा है, ठीक है। और हीट इज एक्सचेंज फ्रॉम वन रिजर्वेयर, ये भी है कि हीट रिजर्व फ्रॉम वन एक्सचेंज, ठीक है। हीट इज एक्सचेंज फ्रॉम वन हीट रिजर्वेयर ओनली, और केल्विन को भी माने ऐसा कोई इंजन पॉसिबल नहीं है कि एक ही रिजर्वेयर से टेम्परेचर, एक ही रिजर्वेयर का काम करे और हम पूरा जो भी हीट लेंगे पूरा वर्क में कन्वर्ट कर देंगे, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं, उसको बोलते हैं केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट, ठीक है। ये दोनों सही है। तीसरा स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट अब देखिए, इफ नेट वर्क इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब, जब नेट हीट इक्वल टू वर्क एब्जॉर्ब हो गया तो इफिशियंसी क्या होता है, वर्क डन बाई हीट सप्लाई, तो दोनों तो बराबर ही हो गया, मतलब 100% इफिशियंसी हो गया, यानी कि स्टेटमेंट 1 भी सही है, यानी कि ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन 4 जो होगा आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। कोलोसियस स्टेटमेंट एंड केल्विन स्टेटमेंट आर क्या होता है, तो दोनों क्या होता है, टू पैरेलल स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ, दोनों पैरेलल स्टेटमेंट। केल्विन स्टेटमेंट यही बोलता है कि कोई भी एक सिंगल हीट रिजर्वेयर से हम डायरेक्टली वर्क को ट्रांसफर नहीं कर सकते, मैंने एक ही रिजर्वेयर लेके, जैसे मान लीजिए इस तरह का केस पॉसिबल नहीं है,
ठीक है, इस तरह का केस पॉसिबल नहीं है। इस तरह का केस अगर इम्पॉसिबल है तब हम केल्विन पैरामीटर बोलते हैं, और ऐसा क्लॉसियस सिस्टम उसको बोलते हैं कि लो टेम्परेचर से डायरेक्टली हम हाई टेम्परेचर में हीट को ट्रांसफर नहीं कर सकते बिना हम वर्क प्रोड्यूस किए हुए। ठीक है, मैंने क्लॉसियस यही बोलता है कि इस तरह का कोई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस तरह कोई पॉसिबल नहीं है जिसमें वर्क जीरो हो, ये पॉसिबल नहीं है, क्लॉसियस ने बोला था। तो ये दोनों स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट, 2 पैरेलल स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 545, द फॉर सेम हीट एडेड एंड सेम कंप्रेशन रेशियो। तो सेम हीट एडेड और सेम कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, ऑटो साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन डीजल साइकिल होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि वर्क आउटपुट जो होता है, वर्क जो होता है वो ऑटो साइकिल का जो वर्क होता है, वर्क इन ऑटो साइकिल ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डीजल साइकिल। तो इसीलिए ऑटो साइकिल जो होता है मोर एफिशिएंट देन डीजल साइकिल। लेकिन अगर प्रेशर रेशियो होता फॉर सेम हीट एडिशन एंड प्रेशर रेशियो, सेम प्रेशर रेशियो, तब डीजल इफिशियंट हो जाता। तो दोनों का केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक्स और शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें। अगर आप तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल ग्रुप से जुड़ जाएं। मैं सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप चैनल में जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सअप पेज और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। और सभी का लिंक में, सभी का प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप सब कुछ जो आपको मन करे वो देख सकते हैं। मैथ, रीजनिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और जीएस, जीके सभी का क्लास में अपलोड करता हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।